नमस्कार, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से अनीता पांडे भी हमारे साथ मौजूद है। अनीता, गुड मॉर्निंग। और आज इस शो में अगले आधे घंटे हम बात करेंगे कि किस तरह के संकेत मिल रहे हैं एशियन और ग्लोबल मार्केट से, साथ ही साथ भारतीय बाजारों पर क्या रणनीति होनी चाहिए, ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स और कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। ये तमाम बातें अगले आधे घंटे में आपके सामने रखेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियाई बाजारों से। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि एशियन मार्केट की शुरुआत काफी मिलीजुली देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी तो ऊपर है, लेकिन काफी हल्की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी में 19,626 के पास दिखाई दे रहा है, लेकिन चीन के बाजार देखेंगे तो वहां पर करीब 35 अंकों की कमजोरी है। निकाई के बाजार करीब 28 अंक नीचे हैं और कोरिया के बाजार भी लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि हांगकांग के बाजार देखेंगे तो वो करीब 60 अंक ऊपर इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के बात करें तो हल्की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मिलीजुली शुरुआत कह सकते हैं एशियन मार्केट से इस वक्त देखी जा सकती है। लेकिन अन्य ग्लोबल मार्केट्स पर अगर नजर डालें तो संकेत वहां से भी ठीक ठाक ही हैं। अगर ग्लोबल मार्केट यूएस मार्केट के प्रदर्शन की बात करें तो वहां पर हमने देखा कि डाउ जोन्स में लगातार 5वें दिन तेजी थी। 130 अंक बढ़कर डाउ जोन्स के बाजार बंद हुए, लेकिन दूसरे इंडाइसेस अगर देखेंगे S&P 500 और नैस्डैक, वो हल्के लाल निशान में यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें लास्ट वीक का, तो अप्रैल 2022 के बाद हमने देखा कि नैस्डैक और S&P 500 में सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी शुक्रवार के दिन देखने को मिली है। और अगर वीकली आधार पर बात करेंगे तो S&P 500 और नैस्डैक में करीब 2.5 से 3% का साप्ताहिक रिटर्न यहाँ पर दिया और डाउ जोन्स में भी शानदार तेजी देखने को मिली है। अब शुक्रवार का दिन ऐसा था कि जिसमें लगातार नतीजों का असर ही देखने को मिला। वहां पर भी अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है और हमने देखा कि यूनाइटेड हेल्थ के जो नतीजे आए वो अनुमान से काफी बेहतर थे। 7% की तेजी यूनाइटेड हेल्थ के शेयर में देखने को मिली, जिससे कि इंडाइसेस को सपोर्ट मिला। और इसके अलावा कुछ बैंकों के भी रिजल्ट्स आए। जेपी मॉर्गन ने अपने नतीजे घोषित किए हैं। इसके अलावा वेल्स फार्गो के भी नतीजे आए, वहां पर भी नतीजे अनुमान से बेहतर ही थे। तो ओवरऑल अगर देखें तो अर्निंग सीजन की शुरुआत अच्छे नोट पे हुई है, अनुमान से बेहतर नतीजे आए, जिससे कि इंडेक्स को सपोर्ट मिला। ज्यादा कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पर ठीक ठाक ही कारोबार अमेरिकी बाजारों में देखने को मिला। यूरोप के बाजारों से भी संकेत हमने देखा कि हल्के मिले जुले ही थे, लेकिन सपाट क्लोजिंग वहां पर भी देखने को मिली। बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट पर नजर डालें तो बॉन्ड यील्ड्स लगातार 2 दिन की गिरावट के बाद 3.8% पर स्टेबल नजर आए। डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे अभी भी बरकरार है और 15 महीने के निचला स्तर छूने के बाद हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में शुक्रवार के दिन हल्की रिकवरी देखने को मिली। सोने में हमने देखा कि पिछले 3 महीनों में सोने के लिए सबसे अच्छा हफ्ता था और काफी अच्छा प्रदर्शन वहां पर भी देखने को मिला। ब्याज दरों में होल्ड का अनुमान अब बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि 26 जुलाई से फेड की बैठक शुरू हो जाएगी और उसके पहले हम देख रहे हैं कि इस वक्त बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में काफी स्टेबल कारोबार हो रहा है। और कच्चे तेल में जो हमने हल्की मुनाफा वसूली देखी, वहां पर भी हम देख रहे थे कि लगातार तीसरा हफ्ता पॉजिटिव रिटर्न ही देखने को मिला, लेकिन मुनाफा वसूली थी शुक्रवार के दिन। ओवरऑल बात करें अगर तो ग्लोबल मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं वो ठीक ठाक ही दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं एफआईज और डीआईज के आंकड़ों पर और उसके बाद हमारे साथ थोड़ी देर में अंश भी जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स क्या दिखाई दे रहे हैं। एफआईज और डीआईज की बात करें तो कैश मार्केट में एफआईआईज ने खरीदारी की है 2,636 करोड़ की। डीआईआईज लेकिन बिकवाली करके गए 772 करोड़ के बिकवाली का आंकड़ा है, मामूली छोटा आंकड़ा है ये। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 252 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा था और इंडेक्स ऑप्शन में 15,760 करोड़ के आसपास की बिकवाली का आंकड़ा नजर आया। तो ओवरऑल अगर एफआईएस डीआईएस के आंकड़ों की भी बात करें तो काफी मिले जुले यहाँ पर व्यूज निकल कर आ रहे हैं एफआईएस और डीआईएस के आंकड़ों से। बिल्कुल, तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक का डेटा क्या कहता है, कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, बताने के लिए अंश जुड़ गए हैं। जी अंश, बताइए। जी बिल्कुल, हम निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी ये 19,500 के लेवल पे कुछ 5 बार रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा था, लेकिन फ्राइडे के सेशन में निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छा डिसिसिव ब्रेकआउट दिया हुआ है। ये ब्रेकआउट मोस्टली निफ्टी आईटी के शेयरों के वजह से हुआ
है। तो ये 500 का जो अब तक रेजिस्टेंस रहा था वो अब जाकर सपोर्ट बन चुका है। तो हम अगर निफ्टी में सपोर्ट देखें तो सबसे पहला सपोर्ट 19,500 का आ रहा है, वहां से नीचे देखें तो सीधे 19,380 पे दूसरा सपोर्ट है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो 19,600 पर पहला रेजिस्टेंस है और उसके आगे दूसरा अहम रेजिस्टेंस है 19,700 पर। निफ्टी बैंक में आ जाते हैं। निफ्टी बैंक में देखा जाए तो थोड़े सेशन से पहले नीचे की तरफ गिरा था और फिर साइडवेज गया हुआ था, तो कुछ 3-4 सेशन से साइडवेज मूवमेंट दिख रहा है इसमें। इसके चलते हमने एक कंसोलिडेशन का रेंज बनाया है जो नीचे की तरफ है 44,600 का और ऊपर की तरफ है 45,100 का। तो इसके चलते पहला सपोर्ट निफ्टी बैंक में आ रहा है 44,600 का और वहां से नीचे फिसला तो दूसरा सपोर्ट आ रहा है 44,300 का। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो पहला रेजिस्टेंस 45,100 का है, क्योंकि कुछ 2 सेशन या 3 सेशन तक इसी लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा था निफ्टी बैंक और वहां से ऊपर गया तो फिर दूसरा अहम रेजिस्टेंस आ रहा है 45,400 पर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो बैंक निफ्टी दायरे में कारोबार कर सकता है और निफ्टी के भी अहम लेवल्स आपको बताए। लेकिन चलिए अब इस बाजार में लेवल्स तो हमने डिस्कस किए, लेकिन इस मार्केट में रणनीति क्या होनी चाहिए एक बार ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ रेलिगर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच इतना स्वदेश को समय देने के लिए। शुक्रवार के दिन लास्ट आवर ट्रेड में भारतीय बाजारों में तो एक शानदार तेजी देखने को मिली है। अब आपको क्या लग रहा है, वो जो मोमेंटम था वो आज भी कंटिन्यू रह सकता है और नए हाईज लगातार चेस करते हुए बाजार नजर आएगा? गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, लास्ट वीक फ्राइडे का जो सेशन था वो इम्पोर्टेंट था, कंसिडरिंग कि आप पूरे हफ्ते आपने कंसोलिडेशन में निकाला था, एक छोटी रेंज में निकाला था। इनफैक्ट फ्राइडे के दिन भी ज्यादातर टाइम आप एक रेंज में ही थे, नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहे थे। बट लास्ट हाफ एन आवर में जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिली थी उसने मार्केट को जो एक रेंज 19,300 19,550 निफ्टी की जो रेंज है उसको क्रॉस करने में हेल्प किया और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिली, क्लोजिंग अच्छी देखने को मिली। तो यही इस मूव को कंटिन्यूएशन का एंटिसिपेशन है कि इस वीक में आपको देखने को मिलेगा। और ऊपर पे करीब आज की अगर बात करें तो 19,640 से लेकर 750 का जोन है, ये रेजिस्टेंस क्रैक करेगा। तो बाय ऑन डिप्स मेंटेन करके रखिए। कोई भी टिप मिलता है करीब 19,430 के पास तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 19,300 अब मेजर सपोर्ट की तरह करेगा। बैंकिंग में भी देखिए रिकवरी देखने को मिली थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है 20 EMA को। तो जब तक ये 44,500 के ऊपर है तब तक आपको बाय ऑन डिप्स यहाँ पे मेंटेन करना है। बट क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे अभी स्टॉक स्पेसिफिक मिक्स ट्रेंड देखने को मिल रहा है विद इन दी प्राइवेट बैंकिंग में, ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन ना रखें। नियर टर्म में करीब 45,100 से लेकर 45,400 तक के लेवल एंटिसिपेटेड है कि बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। ओके, ठीक है। तो 4500, 100, 45,400 के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं और निफ्टी में भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चलिए। ओवरऑल मोमेंटम जो है मार्केट का इस हफ्ते भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। अजीत, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपनाएं? देखिए, जिस तरीके से मार्केट का टोन है पॉजिटिव साइड पे रहना चाहिए। दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे होगी। पहला नाम होगा बायोकॉन का। तो देखिए, फार्मा स्पेस में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। बायोकॉन में एक कैचअप मूव है जो कि मुझे लग रहा है कि स्टॉक को करीब 276 तक लेके जाएगा नियर टर्म में। यहाँ पे आप 255 के स्टॉक के साथ लॉन्ग बना सकते हैं। साथ ही साथ नेशनल एल्युमिनियम मेटल स्टॉक्स में भी काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, उसका कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। और नेशनल एल्युमिनियम में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग बना सकते हैं एट करंट लेवल्स विद 95 एज अ टारगेट एंड 86 एज अ स्टॉप। इस पूरी जानकारी के लिए और आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं खबरों वाले शेयर की और क्वार्टर वन के नतीजों पर डिटेल्स बताने के लिए शरद दुबे जुड़ गए हैं। जी शरद, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो नतीजे आए हैं, अर्निंग्स आई हैं, वो कैसे रही हैं? जी बिल्कुल, एवेन्यू सुपरमार्ट्स पे फोकस करते हैं तो यहाँ पे वीक सेट ऑफ नंबर्स एवेन्यू सुपरमार्ट्स के आए हैं और यहाँ पे मार्जिन्स में दबाव पड़ा है और ये जो है मैनेजमेंट कमेंट्री में भी देखने मिला है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो मर्चेंडाइज सेगमेंट है वहाँ पे जो है जनरल मर्चेंडाइज सेगमेंट की एक रिकवरी स्टार्ट हो गई है, बट ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और मार्जिन मिस लगातार चौथे क्वार्टर में देखने मिली है। बंधन बैंक के बारे में बात करें तो ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स आया है। यहाँ पे एसेट क्वालिटी में भी जो है
एक टाइप से इम्पैक्ट आया और ग्रोथ में जो है मॉडरेशन देखने मिला है। वीएसटी इंडस्ट्रीज की बात करें तो लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, अनुमान से कम वॉल्यूम्स, हालांकि 7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरे हैं, लेकिन सिक्वेंशियली थोड़ी इंप्रूवमेंट ज़रूर आई है। मैनेजमेंट ने कहा है कि जो ओवरऑल सिगरेट इंडस्ट्री है वो मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ पे जो है फर्स्ट क्वार्टर में ग्रो करेगी। और याद रखिए वीएसटी की मार्केट शेयर गेन जो है थोड़ी हुई है तेलंगाना में, जाकि वो नेगेटिव हो जाती है आईटीसी के लिए। जस्ट डायल की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली है सीक्वेंशियल बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और जो उनके एवरेज यूटिलाइजेशन लेवल है वो अब प्री कोविड लेवल्स पे आ चुके हैं। और यहाँ पे मार्जिन्स में भी एक अच्छा जंप देखने मिला है, लगभग 500 बेसिस पॉइंट्स का। जेएसडब्ल्यू की एनर्जी की बात करें तो वन ऑफ इम्पैक्ट ज़रूर देखने मिले हैं स्टॉक में, उसके कारण जो है ओवरऑल जो पैट नंबर्स है वो इम्पैक्ट आए हैं, लेकिन ओवरऑल मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। रैलिस इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो है मिले जुले नतीजे देखने मिले हैं। हालांकि आप कह सकते हैं जो नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू है ये जो है ग्लोबल डिमांड, जो एग्री डिमांड चल रहा है, ट्रेंड्स चल रहा है, उसमें जो है इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। तो एग्री थीम स्टॉक्स में थोड़ी सी दबाव ज़रूर देखने मिल रही है जिनका ग्लोबल एक्सपोजर है, यानी कि जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसमें रैलिस इंडिया है इस लिस्ट में शामिल, और ये लिस्ट में एक और इस थीम में शामिल होती है सीसीएल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे इन्वेंट्री कॉस्टिंग बढ़ी है और उसके कारण जो है आप कह सकते हैं मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। हालांकि टॉप लाइन नंबर ज़रूर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मार्जिन्स में जो है ज़रूर इम्पैक्ट पड़ी है। और इसके अलावा जो है ऑफकोर्स फोकस रहेगा टाटा स्टील लॉन्ग में, लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, और मेट्रोपोलिस की भी नंबर्स है, वहाँ पे भी जो है एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है छुटने के कारण मार्जिन्स में इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये ओवरऑल आपके Q1 अर्निंग्स और Q1 अपडेट्स हैं। बिल्कुल, शरद ने बताया जो अर्निंग्स आई हैं वो कैसी रही हैं। आज आने वाले अर्निंग्स पर भी हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और स्टॉक इन न्यूज़ की बात कर लेते हैं। जी हाँ शरद, जानना चाहेंगे खबरों वाले शेयर पर कहाँ नजर रहेगी आज? जी बिल्कुल, प्राइमरी एक्शन पे सबसे पहले फोकस मैं करूंगा। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है 101 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और उसका सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गया है। आज जो है नेटवेब का आईपीओ खुलने वाला, सब्सक्रिप्शन इशू साइज लगभग 630 करोड़ का है और जो प्राइसिंग रखा गया है वो 475 टू 500 रुपीज़ रखा गया है। कल जो था एंकर इन्वेस्टर्स ने लगभग 189 करोड़ इन्वेस्ट किए। इसमें बड़े नाम हैं गोल्डमैन सैक्स, नोमुरा, आईसीआईसीआई प्रू, वाइटॉक म्यूचुअल फंड। स्टॉक्स पे बात करें तो एंजल वन में जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है, क्योंकि उनको प्रोहिबिट हुआ है कि नए ऑथराइज्ड पर्सन्स को जो है वो ना लाएं, जो सब ब्रोकर होते हैं, अगले 6 महीने के लिए। और यहाँ पे थोड़ी इंस्पेक्शन भी हो सकती है। अब याद रखिए इनका जो टोटल इम्पैक्ट है, जो ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं, ये ब्रोकिंग इनकम में लगभग उनका योगदान 23% था वित्त साल 2023 में। तो ये इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ेगा स्टॉक में। पतंजलि की बात करें तो यहाँ पे फिडेलिटी सिक्योरिटीज़ ने जो है लगभग 2 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। उनका OFS जो है अब कंप्लीट हो गया है। अब ऑलमोस्ट 2 गुना जो है टोटल सब्सक्रिप्शन हुई है, रिटेल में 3 गुना थी। करूर वैसा बैंक की बात करें तो RBI ने जो है अप्रूवल दे दी है रीअपॉइंटमेंट की बी रमेश बाबू को, जो वो MD और CEO बनेंगे जुलाई 2026 तक। JK बैंक में शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दिए 750 करोड़ रेस करने के लिए इक्विटी द्वारा सेकेंड हाफ FY24 में। HAL ने JV साइन किए साफरान के साथ हेलीकॉप्टर इंजन में। पावर ग्रिड में बात करें तो बोर्ड ने बड़ी अप्रूवल दी है इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए लगभग 4000 करोड़ के लिए, एडवांस्ड मीटर के लिए। ITI फोकस में रहेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आ रही है कि लगभग $13 बिलियन जो है भारत नेट प्रोजेक्ट में डालेंगे, तो इस कंपनी इसकी बेनिफिशियरी होती है। सुजलॉन एनर्जी में जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर 100 मेगावाट का आया है और इसमें जो है ऑलमोस्ट 48 विंड टर्बाइंस जो है वो सप्लाई करने वाले हैं। TTK हेल्थकेयर की डीलिस्टिंग की डिटेल्स और आ रही हैं। बिड ओपनिंग होगी 20 जुलाई को और जो क्लोजिंग है वो 26 जुलाई को होगी। फ्लो प्राइस रखा है लगभग 1201 रुपये प्रति शेयर का। लुपिन के US आर्म को ANDA अप्रूवल आई है मेंटल इलनेस ड्रग की। वाटेक वाबाग ने भी जो एक वाटर सैनिटेशन प्रोजेक्ट शुरू किया बांग्लादेश में। नेस्ले लगभग आप कह सकते हैं 900 करोड़ का नया उड़ीसा प्लांट लगा रहा है। वेरेंडा लर्निंग्स जो है लगभग 140 करोड़ रेज करने वाले प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए। अब इसका ऑलमोस्ट जो प्राइस है वो 187 रुपीज़ प्रति शेयर का रखा है। OMDC में 2 पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। एक तो क्लियरेंस आ गई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में, जहाँ पे अपनी आयरन और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और दूसरा मध्य प्रदेश जो है अपनी 51 ब्लॉक्स जो है अपने ऑक्शन में कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी मिनरल वाले स्टॉक्स हैं जैसे कि OMDC, NMDC, ये फोकस में रहेंगे। आरती ड्रग्स का शेयर बायबैक है, जुलाई 21 को कंसिडर करने वाले। हैप्पीएस्ट माइंड्स में QIP में बड़े नाम आए हैं, सोसाइट जनरल, बोफा, मॉर्गन स्टैनली जैसी 500 करोड़ की टोटल रेज थी। और कॉन्कोर इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग ज़रूर करिएगा, अब वो FNO कॉन्ट्रैक्ट वायदे बाजार से जो है एक्सक्लूड होने वाली है सितंबर 29 से। तो इन स्टॉक्स पे ज़रूर फोकस रखिएगा। और आज में 2 स्टॉक्स ज़रूर
जो फोकस रखी है। एक है इंडिगो, जहाँ पे प्रमोटर लॉक इन उठ रहा है, और टाटा मोटर्स अपनी पैसेंजर व्हीकल्स की जो है प्राइसेस अब हाइक करेंगे, लगभग 0.6% अक्रॉस मॉडल्स जो है ये प्राइस हाइक्स देखने मिलेंगे। तो बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, तो ये सारे चीज़ की कंपाइल लेके हम आपके पास लाए हैं। ठीक है, तो कोई खबर मिस नहीं हुई है। थैंक यू शरद, आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। ढेर सारे अर्निंग्स, आज भी कुछ नतीजे होंगे जिस पर की नजर रहेगी, और इसके अलावा काफी सारी खबरें भी आई हैं जिसका की पूरा एनालिसिस अभी शरद आपको करके बता रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, और हमारे साथ बात करने के लिए कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा जुड़ चुके हैं। रवि, सबसे पहले तो आपके सामने एक डेटा रखना चाहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले चीन ने अपने दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े घोषित किए हैं, और यहाँ पर अनुमान से कम आंकड़े आए हैं। 6.3% से बढ़ी है वहाँ की जीडीपी। 7.1% का हमारा अनुमान था, और इसके अलावा जनवरी जून की अगर बात करें तो 5.5% की बढ़त हुई है, अनुमान 6.1% का था। यूथ बेरोजगारी दर की भी बात करें तो वो भी अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर स्लो डाउन के संकेत आ रहे हैं चाइना जीडीपी आंकड़ों से। रवि, अभी थोड़ी देर पहले ये नंबर्स आए हैं, किस तरह से आप एनालिसिस करेंगे नंबर्स का? क्या इसका कुछ इम्पैक्ट सेंटिमेंट के लिहाज से आज कमोडिटी मार्केट पर देख रहे हैं, स्पेशली बेस मेटल्स में? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली ये आंकड़े थोड़े मिले जुले, पर्टिकुलर बेस मेटल में ज्यादा जो इम्पोर्टेंट आंकड़ा है वो वहाँ के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा है, जिसमें ज्यादा इसका इम्पैक्ट होता है। हालांकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा देखे तो इसमें इतना ज्यादा कुछ वीकनेस नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ के आया। हालांकि जीडीपी के डेटा डेफिनेटली जिस हिसाब से अभी मोमेंटम है, पर्टिकुलर लोअर बेस पे ये आंकड़ा था, फिर भी ये अपने एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाया, तो शायद सेंटिमेंटल प्रेशर हो। हालांकि इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली अभी नहीं आ रहा है कमोडिटीज मार्केट में, क्योंकि जब भी चाइना के डेटा वीक आते हैं तब से ही एक्सपेक्टेशंस लगना चालू होते हैं कि शायद ये जो आंकड़ा आया है इसके बाद चाइना जल्दी कोई स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस करेगा। तो अभी मुझे लग रहा है कि आज के दिन में एटलीस्ट ये मिक्स इम्पैक्ट होगा। अगर एक दो दिन चाइना ने कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया तो आई थिंक वहां पे फिर से ये नेगेटिव प्रेशर आता हुआ दिखेगा। हालांकि शुरुआती दौर पे वोलेटिलिटी रहेगी, और इसका मैप कर पाना आज इस हिसाब से भी मुश्किल है। शायद हांगकांग के मार्केट आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन क्लोज है, क्योंकि वहां पे कुछ स्टॉर्म का इश्यू है। तो इस हिसाब से अगर आज हांगकांग का मार्केट सेकंड हाफ पे नहीं खुला तो इसको एग्जैक्टली मैप कर पाना ऑन फाइनेंशियल सिस्टम आज के लिए कमोडिटी मार्केट के लिए मुश्किल होगा। हालांकि इस गिरावट में अगर कॉपर आपको 735 के करीब मिल जाता है तो कॉपर में बाय करें। 750 के ऊपर का टारगेट रहेगा, 726 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है कि मेटल्स में अगर बेचना है तो जिंक प्रेफर्ड ऑप्शन हो सकता है। 218 और 90 के करीब बेच है, 221 के स्टॉप लॉस के साथ 214 के टारगेट के लिए। तो ये आंकड़े में कॉपर को बाय एंड जिंक को सेल लेना। ठीक है, तो जिंक में बिकवाली करके चलिए 214 के लेवल्स के लिए, कॉपर में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। रवि, इसके अलावा कच्चे तेल में क्या रणनीति अपनाएं आज? कच्चे तेल इंटरनेशनल मार्केट में अपने रेजिस्टेंस के करीब है। 80 के ऊपर ब्रेंट सस्टेन नहीं हो पा रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर जब तक अभी 80 के ऊपर क्लोज नहीं होगा थोड़ा रेजिस्टेंस बना रहेगा। साथ में देखें तो सप्लाई रिलेटेड के जो कंसर्न है वो प्राइस में डिस्काउंट हो चुके हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए वहां पे सेल का रिकमेंडेशन रहेगा मेरा। क्रूड के जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में उसमें बुक वाली करे 6150 के इंट्राडे टारगेट रहेंगे, और 6315 के स्टॉप लॉस के साथ आप बिक वाली कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट क्रूड में ये डेटा भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। उसके साथ जो अभी सप्लाई का फैक्टर डिस्काउंट हुआ है और 80 का रेजिस्टेंस इंटरनेशनल मार्केट में लिया है, तो ये कमोडिटीज में काफी अच्छा प्रेशर देखने को मिल सकता है। रवि जी, इस पूरी डिटेल्स के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रोकरेज हाउस की बात कर लेते हैं और नज़र डालते हैं यहाँ पर क्या संकेत हैं, और हमें बता रहे हैं वामाक्षी जी। वामाक्षी, बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम बंधन बैंक के साथ। कंपनी के पहले तिमाही के नतीजों के बाद हम देख रहे हैं काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस आए हैं। लार्जली अगर हम देखें तो CLSA और नोम्यूरा दोनों ने ही अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, मगर दोनों ही ब्रोकरेजेस ने अपना टारगेट प्राइस घटाया है। CLSA ने 320 से घटाकर 290 किया है, और नोम्यूरा ने 325 से घटाकर 270 प्रति शेयर पर कर दिया है। लार्जली ब्रोकरेजेस का कहना है कि काफ़ी टफ क्वार्टर रहा है, मगर आगे चलते ग्रेजुअल रिकवरी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लार्ज इंक्रीज नज़र आई है MFI NPAs में, और ये लार्जली रेगुलेटरी क्लासिफिकेशन की वजह से ये हमने बढ़ोतरी देखी है। हालांकि अगर हम देखें तो ग्रोथ आउटलुक में अच्छा
पिकअप काफ़ी एसेंशियल है कंपनी के री रेटिंग के लिए। तो ओवरऑल अगर हम बंधन बैंक के नतीजों की बात करें तो ब्रोकरेजेस ने का कहना है कि नतीजे अनुमान से कमज़ोर आए हैं। लास्टली अगर हम देखें, इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट्स भी नतीजों के चलते फोकस में रहेगा। जेफरीज की तरफ से होल्ड की राय आ रही है और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इक्वल वेट की राय आ रही है। जेफरीज ने अपना टारगेट प्राइस 3,425 से बढ़ाकर 3,700 रुपये पर कर दिया है और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से टारगेट प्राइस है 3,786 का। लार्जली ब्रोकरेजेस का कहना है कि पहले तिमाही में मार्जिन मिस हुआ है कंपनी की तरफ से और ये कंसेक्यूटिव 4th क्वार्टर के लिए हमें नजर आया है। टॉप लाइन ग्रोथ भी मॉडरेट होते हुए नजर आई है। जनरल मर्चेंडाइज और अपैरल मिक्स हालांकि म्यूटेड रहे हैं और प्रेशर जारी रहेगा, मगर स्लाइटली पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है जनरल मर्चेंडाइज बिजनेस पर। तो इसी के चलते एवेन्यू सुपरमार्ट्स भी हमारे रेडार पर। और आखिर में हम फोकस करेंगे एचडीएफसी बैंक पर। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। याद रखिएगा, कंपनी के आज पहले तिमाही के नतीजे आने वाले हैं और लार्जली जेफरीज का कहना है कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक है। हाईएस्ट आरओई है $100 बिलियन मार्केट कैप के क्लब में। एसेट ग्रोथ भी लार्जली हाउसिंग और सीआरबी और कंजम्पशन रिटेल से लीड की जाएगी। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है और फ्रेंचाइज भी कंपनी डिलीवर कर रही है। ओवरऑल इसी के चलते जेफरीज ने खरीदारी की राय के साथ कवरेज को रिज्यूम किया है, यानी कि कवरेज को वापस शुरू किया है और टारगेट प्राइस दिया है 2,100 प्रति शेयर का। थैंक यू आमाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्विकली। इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग के मौके कहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक करके आपके सामने ये रखेंगे। और 5 पैसा कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है एस्कॉर्ट्स, खरीदारी करके चलिए 2,460 के होंगे लेवल्स और स्टॉप लॉस होगा 2,320 का। और नाल्को में खरीदारी करने की राय होगी, टारगेट होगा 93 का, स्टॉप लॉस 87 का ये सुझा रहे हैं। और एंजल 1 की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है कोफोर्ज, खरीदारी करके चलिए 4,910 से 4,915 के बीच, टारगेट होगा 5,030 का। और टीवीएस मोटर्स में भी खरीदारी करने की राय है और 1384 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1,320 का। तो ये कुछ व्यूज़ हैं यहाँ पर खरीदारी करने के लिहाज से। कुछ कॉल्स आपके सामने रखे और ज़्यादातर सभी कॉल्स में हम देख रहे हैं कि आज खरीदारी करने का ही व्यू निकल कर आ रहा है। तो इन कॉल्स पर आप नज़र रखिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और अनीता को दीजिए इजाज़त, एक छोटे से ब्रेक।